एक देश को आज़ादी मिलना एक बात है, लेकिन उस नवजात देश को चलाना, उसे एक दिशा देना, ये एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ा चैलेंज है। एब्सोल्युटली। और आज फन फैक्ट के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो आज़ाद भारत की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है। आप खुद सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद अचानक आपके हाथ में एक ऐसे देश की चाबी दे दी जाए जो भयंकर गरीबी, अशिक्षा और विभाजन के गहरे दर्द से जूझ रहा हो। ऐसे में कोई भी शुरुआत आखिर कहाँ से करेगा? सवाल बहुत गहरा है। आज़ादी तो मिल गई, पेपर पर हम आज़ाद हो गए, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। आजादी के तुरंत बाद इस मॉन्यूमेंटल गवर्नेंस चैलेंज को उठाने का काम, यानी इस बिखरे हुए देश को एक साथ पिरोने की विशाल जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। 14 अगस्त 1947 की उस आधी रात को दिया गया उनका वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण सच में आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा था, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। और पता है, ये सिर्फ कुछ पोएटिक शब्द नहीं थे। ये लिटरली एक नए जन्मे राष्ट्र के लिए एक नया सवेरा था। एक ऐसा मोमेंट जब पूरा देश पुराने युग की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़कर एक बिल्कुल अनसर्टन लेकिन आजाद भविष्य में कदम रख रहा था। लेकिन देखिए, कोई भी महान आर्किटेक्ट एक दिन में तो बन नहीं जाता। तो चलिए अध्याय 1 पर चलते हैं, एक नेता का निर्माण। राइट, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका बैकग्राउंड आखिर क्या था। उनकी शुरुआती जिंदगी ने उन्हें इतने बड़े ऐतिहासिक टास्क के लिए कैसे तैयार किया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1889 में इलाहाबाद के एक बेहद संपन्न कश्मीरी पंडित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई हैरो और कैम्ब्रिज जैसे दुनिया के सबसे एलीट और टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस में हुई। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 1912 में, भारत वापसी के बाद। 1916 में जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने वो एलीट वेस्टर्न लाइफस्टाइल छोड़कर मास मूवमेंट्स का ग्रासरूट रास्ता चुना। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में उनके लीडरशिप में ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक वो आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े और अहम चेहरों में से एक बन चुके थे। अब जरा इस नंबर 9 पर गौर कीजिए। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है, ये वो नंबर है जितनी बार नेहरू आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल गए थे। 9 बार। और इसमें उनका सबसे लंबा डिटेंशन तो 1942 में शुरू हुआ था, जब उन्हें अहमदनगर किले में कई सालों तक कैद करके रखा गया। ये वो टफ टाइम था जब अकेलेपन में उनके विजन और उनकी आइडियोलॉजी को एक सॉलिड शेप मिल रहा था। जेल की काल कोठरियों से बाहर निकलकर अब हम सीधे उस दौर में आते हैं जब असली कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अध्याय 2, आधुनिक भारत के निर्माता। 1947 देश के पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नेहरू के सामने जो सबसे इमीडिएट और खतरनाक चुनौती थी, वो थी 500 से ज्यादा अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को एक झंडे के नीचे लाना और उन्हें एक मॉडर्न नेशन का रूप देना। कोई आसान काम नहीं था ये। और यहाँ एक और नंबर बहुत क्रूशल हो जाता है, 17। ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका लगातार बिना रुके चलने वाला कार्यकाल था, 17 साल। और इस कंटिन्यूटी की अहमियत आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद जब किसी भी नए देश के बिखरने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तब लीडरशिप की इसी स्थिरता ने भारत को एक मजबूत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की फाउंडेशन दी। बिना स्टेबिलिटी के शायद आज का नक्शा कुछ और ही होता। उनकी पॉलिसीज में आप एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस्ड विजन देख सकते हैं। एक तरफ उन्होंने साइंटिफिक और इकोनॉमिक एडवांसमेंट को एग्रेसिवली पुश किया, मतलब IITs, IIMs और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास संस्थाओं की नींव रखी और 5 ईयर प्लान से इकोनॉमी को डायरेक्शन दिया। और वहीं दूसरी तरफ सोशल रिफॉर्म्स पर भी उतना ही सॉलिड फोकस था। हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को प्रॉपर्टी और तलाक के अधिकार देना, ट्राइबल पंचशील से आदिवासियों के हक सुरक्षित करना और सबसे रेवोल्यूशनरी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, मतलब बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। एक मॉडर्न स्टेट के लिए ये इंस्टीट्यूशंस और सोशल इक्वालिटी का एक परफेक्ट कॉम्बो था। देश के अंदर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन उनकी नज़र ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी एकदम शार्प थी। इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के 2 खेमों में बट रही थी, और उस भयंकर प्रेशर के बीच नेहरू ने एक तीसरा रास्ता चुना। बिल्कुल, उन्होंने यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर के साथ मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दुनिया को पंचशील के सिद्धांत दिए कि भाई हम शांति से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और तो और कोरिया, स्वेज कैनाल और कॉन्गो जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत ने एक की मीडिएटर की भूमिका निभाई।
ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि भारत अब सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ है बल्कि एक ग्लोबल पीस मेकर बन चुका है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी महान इमारत बिना तूफानों को झेले खड़ी नहीं रह सकती। तो अब बात करते हैं अध्याय 3 की, परीक्षण और चुनौतियां। क्योंकि ये कोई फेरी टेल तो थी नहीं। एक तरफ नए देश को शेप देना था और दूसरी तरफ बाहरी खतरों और इंटरनल क्राइसिस का सामना करना था। ये उनके टेन्योर का सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। अगर हम इस कॉन्ट्रास्ट को देखें तो एक तरफ जहां नेहरू ग्लोबल लेवल पर शांति स्थापित कर रहे थे और इंटरनेशनल हीरो बने हुए थे, वहीं अपने ही पड़ोस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक भारी सिरदर्द बन चुके थे। आज़ादी और पार्टीशन के तुरंत बाद कश्मीर का पेचीदा मुद्दा यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया था, जो एक कभी ना खत्म होने वाले जटिल सवाल में बदल गया। और इसके साथ ही चीन के साथ रिश्ते भी एक बहुत ही नाजुक और डेंजरस मोड़ पर आकर खड़े थे। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1962, भारत चीन युद्ध। चीन के साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो नेहरू की पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप के लिए एक बहुत बड़ा और पर्सनल झटका था। इस वॉर ने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर शांति की बातें करना काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिकल दुनिया में भारत को अपनी मिलिट्री को तेज़ी से मॉडर्नाइज करने की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद देश की पूरी डिफेंस और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को लिटरली रातों रात री-इवैल्यूएट करना पड़ा। इन भारी चुनौतियों और देश चलाने के लगातार अनएंडिंग स्ट्रेस ने आखिरकार उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में आते हैं, अध्याय 4, नेहरू की स्थायी विरासत। मई 1964 में एक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा कल्चरल और पॉलिटिकल फुटप्रिंट छोड़ गए जो आज भी भारत के चप्पे चप्पे में मौजूद है। आपको पता है, एक स्टेट्समैन होने के अलावा उनका एक बेहद प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल साइड भी था। वो एक कमाल की राइटर थे। और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि उन्होंने जेल के उन लंबे, आइसोलेटेड और मुश्किल दिनों को सिर्फ बैठकर बर्बाद नहीं होने दिया। उसी जेल की कोठरी में उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी जैसी मास्टरपीस किताबें लिख डाली। उनका डीप हिस्टोरिकल विजन इन पन्नों में आज भी जिंदा है। और आज भी पूरा देश उन्हें एक बहुत ही खास और इमोशनल तरीके से याद करता है। ग्लोबली यूएन का चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को होता है, लेकिन 1964 के बाद से भारत में हमने 14 नवंबर को उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाना शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि चाचा नेहरू का ये पक्का यकीन था कि साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले एजुकेटेड बच्चे ही इस देश का असली भविष्य है। उनकी नज़र में नेशन बिल्डिंग की शुरुआत बच्चों की सही शिक्षा से ही होती है। तो इस पूरे हिस्टोरिकल डीप डाइव के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। उन्होंने एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक सोच वाले भारत का जो इनिशियल ब्लूप्रिंट तैयार किया था, क्या उस ब्लूप्रिंट ने आज़ादी के बाद आए इतिहास के तमाम तूफानों का सफलतापूर्वक सामना किया? ये सोचने वाली बात है। आज हम जिस मॉडर्न इंडिया को देखते हैं, उसमें उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ा है। क्योंकि इतिहास सिर्फ पीछे पलटकर देखने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे आज को बेहतर समझने के लिए होता है। फन फैक्ट के इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।